गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ इजी स्टडी विद पवन के एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मूल अधिकार का भाग 2। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, ये सेकंड पार्ट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे और इससे पहले लेक्चर में हम जो मूल अधिकार हैं, कुल 6 मूल अधिकार थे, 2 मूल अधिकार हम कंप्लीट कर चुके हैं, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज जो हमारे अधिकार बचे हैं वो शोषण से लेकर संवैधानिक उपचारों तक का। तो शुरुआत करेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार से, जो आर्टिकल हमारा 23 और 24 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हमारी शुरुआत यहाँ से होगी। हमारा तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें दिया गया है अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी इनमें रोक। यानी अब कानून बन चुके हैं कि कोई भी किसी मानव का व्यापार, जैसे होता था ना पहले दास प्रथाएं चलती थी, ये सब इनका अनुमूलन हो चुका है। अब ऐसी चीज नहीं होगी। और बाल श्रम, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप काम पे नहीं लगा सकते। ठीक है, और बंधुआ मजदूरी यानी किसी को जोर जबरदस्ती, ठीक है, आप काम नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं और ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों में से एक है, जो कि अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अनुच्छेद 24, देखो इसमें 24, 14, ठीक है, इसे रिलेट करना। 24, 14, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने आदि के नियोजन पर प्रतिषेध। यानी 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं या बालक हैं, उनको आप कारखाने जैसे जो कार्य होते हैं ना, जहाँ पर जान का खतरा होता है या ऐसा वातावरण होता है जो बच्चों के अनुकूल नहीं होता है, ठीक है, तो उस जगह पर आप इनसे अगर कार्य करवाते हैं तो ये भी क्या होगा, कानूनन जुर्म माना जाएगा। आप ऐसा नहीं करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद 24 में संलग्न है कि आप 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करा सकते। तो ये चीज समझ में आ गया। देखो 23 में क्या है, मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, यानी मजदूरी जहां जहां पर जबरदस्ती काम कराया जाता है ना, उन कार्यों का अनुमूलन है। और 24 में 10 साल कम कर दो, 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने आदि में कार्य कराने से प्रतिषेध यानी रोका जाएगा। अगर ऐसा कार्य आप करते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो जैसे ये है 25 से 28 तक का। हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि राज्य या देश का हमारा कोई धर्म नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, यानी किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ जो धर्म होगा किसका होगा, जनता का होगा, जनता के लोगों का होगा। उनका इंडिविजुअल का धर्म हो सकता है, पर राज्य या देश का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो उसी चीज को बढ़ाते हुए देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने, इन सब की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म का आचरण ग्रहण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, आचरण से क्या संबंध है, जैसे रिचुअल्स होते हैं, आपको वो पहनावा है, ठीक है, सिख धर्म में आपने देखा होगा जो पंजाबी होते हैं वो पक्का धारण करते हैं। पक्का धारण करते हैं तो उनको जब वो टू व्हीलर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हेलमेट नहीं भी पहनते हैं ना, तो उनका चालान नहीं करता है, क्योंकि वो उनके धर्म के आचरण में है पग पहनना। ठीक है, तो वो इसलिए हेलमेट का धारण नहीं करते हैं और पग पहनते हैं, और पग को भी हम उनके उसमें ऑफेंस नहीं मानते हैं। ठीक है, कि इनने हेलमेट नहीं पहना है तो इनका चालान कटेगा। क्यों, उनके रिचुअल्स में है, उनके आचरण में है, इसलिए इसको माना गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन। ठीक है, यानी धर्म को बनाने के लिए, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको इसकी स्वतंत्रता दी गई है। 27वां कहता है धार्मिक संपोषण। संपोषण से मतलब देखो उसको पोषित करने के लिए क्या हो गया, धन दान की आवश्यकता होगी ना, तो उस चीज के बारे में है। और एक चीज ध्यान रखना कि धन का दान देने पर कर का रियायत, यानी जब हम धार्मिक
दान देते हैं तो उस समय हमें टैक्सेस नहीं लगते हैं। उसके बाद 28वां है अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का। देखो जैसे धर्म सभाएं होती हैं, ठीक है, समागम होते हैं, बहुत से लोग जाते हैं ना, वहां पर क्या किया जाता है, बेसिकली उस धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसके मूल क्या हैं, ठीक है, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, आपको उस धर्म को क्यों मानना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रिचुअल्स जहां जहां पे होते हैं, ऐसी सभाएं जहां होती हैं, समागम जहां पर होते हैं, आप स्वतंत्र हैं उस पे बैठने के लिए, उसको सुनने के लिए, ठीक है। तो ये आजादी आपको कौन से देता है, अनुच्छेद 28 देता है, धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये जो हमारा चौथा मूल अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। 25 से 28 तक का है, ठीक है। 25 में धर्म को मानने, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता थी। 26 में धार्मिक प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता है। 27 में धार्मिक संपोषण, यानी उसको चलाने के लिए भाई धन की जरूरत होगी ना, तो कर जो लगता है उसमें धन दान, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। 28 में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है देखो अधिकार 5, जो क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है 29 से 30। ध्यान रखना, ये देखो मैंने यहाँ पर बता भी रखा है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के जो जनता आती है ये उसके लिए नहीं है। 29-30 अल्पसंख्यकों के लिए है। 29वां क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के लिए संरक्षण दिया गया है, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। फिर दिया गया है 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधित, ठीक है, संरक्षण। ओबीसीओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं शिक्षा संबंधित, उनको आरक्षण दिया गया है, वो सारी चीजें इंक्लूड की हैं, ठीक है। तो शिक्षा एवं संस्कृति वाले जो अधिकार हैं 29 व 30 अनुच्छेद में, वो किसके लिए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए हैं। 29वां कहता है उनके हितों का संरक्षण, और 30वां कहता है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी जो संरक्षण है। अब आता है संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक है, ध्यान से देना। 32 आपका जो अनुच्छेद है वो कहता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु अधिकार। अब अगर ये जो मौलिक अधिकार आपने पढ़े, पिछले 5 जो मौलिक अधिकार पढ़े, अगर उनका हनन हो रहा है, उनका संरक्षण आपको नहीं मिल रहा है, तो जो आर्टिकल 32 है उनके संरक्षण के लिए बनाया गया। तो अब अगर उनका हनन हो रहा है तो आप कैसे उसकी रोकथाम करेंगे, कहाँ जाके आपको न्याय मिलेगा उस चीज के लिए, तो वो सारी बातें आपको अनुच्छेद 32 बताता है। इसलिए ये क्या कहलाया गया संविधान में, बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक बताया गया है इसको, ठीक है, तो ध्यान रखना। और हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बता देता हूँ, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सा है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगर क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो आप कहेंगे क्या, प्रस्तावना। अगर भारतीय संविधान की आत्मा पूछते हैं भीमराव अंबेडकर द्वारा, तो संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें क्या लिखा गया है देखो, उपरोक्त मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संरक्षण हेतु अपील कर सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है, रिट जारी करती है, वो 5 प्रकार की रिट होती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है तो वो अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करती है, ये ध्यान रखना, जब सुप्रीम कोर्ट करेगी। और जब हाई कोर्ट करती है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करती है। रिट जारी करने का अधिकार दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी है। आप दोनों जगह अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट पे कर सकते हैं। ऐसा बाउंड नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट पे ही करेंगे उसके बाद आप करेंगे, आप फ्री हैं, आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं पहले ही, और चाहें तो हाई कोर्ट में कर सकती हैं। और दोनों 5-5 रिट जारी करती हैं। और वो रिट क्या है, अब हम पढ़ते हैं इनको। तो पहली जो रिट आती है वो है बंदी प्रतिरक्षण, ठीक है। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, कि इसको इन 5 को याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही रहती हैं ये। बंदी ने परमात्मा के प्रति उपकार प्रकट किया, बहुत इजी लाइन है, बंदी ने परमात्मा के प्रति उपकार प्रकट, बंदी से बंदी प्रतिरक्षण, ठीक है, पहली रिट। परमात्मा से परमादेश,
प्रति से प्रतिषेध, उपकार से उत्प्रेक्षण और प्रकट से अधिकार प्रेच्छा। ठीक है, अब ये 5 क्या क्या हैं इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो बंदी प्रतिरक्षण, 24 घंटे के अंतर्गत बंदी यानी आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करना। ऐसा आपने देखो, इससे पहले जब मैंने आर्टिकल 22 पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो उसका जो पार्ट 2 था, जब किसी की गिरफ्तारी होती है, ठीक है, तो उस समय जो 3 अधिकार दिए गए थे, तो पहला अधिकार तो क्या था कि अगर पुलिस आपको पकड़ने आती है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस कारण आप मुझे पकड़ रहे हैं। दूसरा था 24 घंटे के अंतर्गत उन्हें न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता था, तो वही बंदी प्रतिरक्षण में भी होता है। ठीक है, तो 22 का बी कहो या 22 का दूसरा कहो, वही जो मौलिक आपको क्या कहते हैं मूल अधिकार में दिया हुआ है, वही बंदी प्रतिरक्षण में भी बताया गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत जो आरोपी है उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी दूसरी रिट होती है वो होती है परमादेश यानी परम आदेश। ठीक है, इसे ऐसे समझे कि सरकारी अधिकारियों को जो आदेश दिया जाता है ना, कब, जब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। क्या कह रहा हूं मैं, सरकारी अधिकारियों को दिया हुआ जाने वाला आदेश है जब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है यह सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आदेश है जो अपना काम या कर्तव्य का पालन अनिवार्य रूप से नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया परमादेश क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है, ऊपरी न्यायालय द्वारा यानी हाई जो उच्च न्यायालय है वो निम्न न्यायालय को देती है, और क्या देती है कि वो ये जो कार्य कर रही है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध में अब क्या है, ऊपरी न्यायालय का आदेश देता है निचली न्यायालय को कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर कार्य ना करें। ठीक है, यानी जो हाई कोर्ट है वो अपने नीचे के न्यायालयों को बोल रहा है, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण भी सेम ही होता है, उच्च न्यायालय नीचे न्यायालय को देता है। ऊपरी न्यायालय आदेश देता है निचली न्यायालय को कि यह मुकदमा मेरे पास भेज दें क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र पे नहीं आता है। ठीक है, तो दोनों देखो बहुत मिलते जुलते हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। दोनों में ऊपरी न्यायालय जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो अपने नीचे की न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट जिला स्तरीय कोर्ट को, ठीक है, क्या बोलता है कि ये जो मुकदमा है आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है तो इसे ऊपर भेज दो। ठीक है, प्रतिषेध में सिर्फ रोक लगाई है, उत्प्रेक्षण में उसको बुला लिया गया है कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये मुकदमा, इसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में भेज दो, हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में भेज दो। ठीक है, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब जो 5वां हमारी रिट है वो है अधिकार प्रेच्छा लेख। 5वां हमारी जो रिट है उसमें क्या है, यदि कोई अधिकारी असंवैधानिक ढंग से किसी पद को धारण करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे यह प्रश्न पूछता है लिखित में, ठीक है, कि आपने किस अधिकार से पद धारण किया है। और यह क्या होता है कि बहुत से ऐसे प्रशासनिक पद होते हैं जिनकी शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो क्या करते हैं वो उन शक्तियों का असंवैधानिक रूप से, ठीक है, निर्वहन करने लगते हैं। तो उन शक्तियों का असंवैधानिक रूप से निर्वहन ना कर सकें इसलिए भी अधिकार से ये पूछा जाता है लिखित रूप में कि भाई ये आपकी शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी आपने इसका यूज कैसे किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनसे प्रश्न पूछ सकता है। अगर ये उसका आंसर लिखित रूप में, ठीक है, संतोषजनक नहीं दे पाते हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो ऐसी 5 रिटें जारी करती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो समझ में आ गया, एक बार इनका रिकॉल कर लेते हैं। बंदी प्रेक्षा 24 घंटे के अंदर बंदी को, ठीक है, न्यायालय पे पहुंचाना। परमादेश आदेश है जो सरकारी अधिकारी हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन ठीक रूप से नहीं करते हैं। प्रतिषेध ऊपरी न्यायालय, प्रतिषेध यानी किसी चीज को रोकना। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को बोलते हैं कि भाई ये जो केस है आप इसे रोक दीजिए क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। उत्प्रेक्षण उसी से मिलता जुलता है, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो आप ऐसा
कीजिए कि इस मुकदमे को आप ऊपरी न्यायालय में हमको दे दीजिए, ठीक है। और अधिकार परीक्षा लेख, इसमें क्या होता है, ऐसे अधिकारी जो असंवैधानिक रूप से किसी पद पे बैठ गए हैं तो उनसे लिखित रूप में पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हैं, इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। 5 यूनिट हैं, इन्हें 2-3 बार आप पढ़ेंगे ना, इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है, समझ जाएंगे ना तो याद हो जाएगा। बाकी ट्रिक मैंने आपको दे दी है, ठीक है। और ट्रिक मैं आपको और भी बता देता हूँ। देखो वैसे ट्रिक का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, आप पढ़ के समझ जाएं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रिक का यूज कीजिए जब आपको याद नहीं हो रहा है। तो जैसे आपको ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था, शोषण के विरुद्ध उसकी, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ठीक है, इसमें बालाश्रम और बच्चे, उसमें बताया था ना आर्टिकल 23 में किसी को भी जबरन कार्य नहीं करा सकते, बाल श्रम नहीं करा सकते, ठीक है, ये सारी चीजें, बदवा मजदूरी नहीं करा सकते, इन पे निषेध है। दूसरा 24 याद करते ही 10 घटा दो 14 साल के बच्चों को कारखाने आदि जगहों पे नहीं रख सकते। उसके बाद चौथे अधिकार था, क्या था, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। इसका देखो तो क्या है, धर्म ने धार्मिक कार्यों के लिए कर लेकर शिक्षा दी। पहले तो धर्म प्रचार आचरण की आजादी थी, फिर धार्मिक कार्यों को करने की आजादी थी, फिर आर्टिकल 27 थे ना, कर यानी क्या कह रहे हैं, संपोषण के लिए, धार्मिक संपोषण के लिए, यानी जब कर देते तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, धन दान की बात की थी आर्टिकल 27। फिर शिक्षा आर्टिकल 28, ठीक है, कि आप किसी भी शिक्षा या बैठक पे आप स्वतंत्र रूप से बैठ सकते हैं, इसकी बात की गई थी। फिर उसके बाद आती है आपकी क्या, 5वीं संस्कृति व शिक्षा, ठीक है, संबंधी अधिकार, ये किसके थे, बेसिकली अल्पसंख्यकों के लिए है, इसका ध्यान रखना। अनुच्छेद 29 क्या कहता था, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है। और 30 में क्या कहता है, इनकी शिक्षा के संबंधी संरक्षण, 2 संरक्षण दिए गए ना अल्पसंख्यकों को, ठीक। और उसके बाद अनुच्छेद 32 आ जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें 5 आपकी क्या आ जाती है, रिट आ जाती है। कौन कौन सी, बंदी यानी बंदी प्रेक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षण कहते हैं जिसे, परमादेश, प्रतिषेध, ठीक है, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। बंदी प्रेक्षण में 24 घंटे के अंतर्गत जो बंदी होता है उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना। परमादेश ऐसे अधिकारियों को, ठीक है, आदेश जारी करती है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिषेध उच्च न्यायालय, ठीक है, नीचे अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बोलती है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, प्रतिषेध इसे रोक दो, ठीक है। उत्प्रेक्षण एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, उच्च न्यायालय नीचे की न्यायालय को बोलते हैं कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं, ऐसा करो आप इस मुकदमे को ऊपरी उच्च न्यायालय की तरफ भेज दो, ठीक है। अधिकार परीक्षा, अगर कोई अधिकारी असंवैधानिक रूप से कोई किसी पद पे बैठ गया है तो उससे लिखित रूप में प्रश्न पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 क्या हो गए, रिट्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, क्योंकि हमने कहाँ तक, 32 तक पहुंच गए हैं, और आपको पता है कि जो भाग 3 है कहाँ से कहाँ तक चलता है, 12 से 35 तक का। तो अभी 33, 34 और 35 बचे ना। अब इन आर्टिकलों के बारे में देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 33 है ना, वो देखो संसद को क्या अधिकार देती है, संसद सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के लिए अधिकार में अंकुश लगा सकती है, यानी इनके अधिकारों को ये रोक सकती है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमें, जो हम नागरिक है ना, जनता है ना, जनता को जो अधिकार दिए गए ना वो काफी सारे दिए गए हैं, पर वही सारे अधिकार सैनिकों को नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि जो खुफिया विभाग में कार्य कर रहे हैं उनको बाउंड होते हैं, ठीक है, वो इन सारे अधिकारों के लिए कानून को चैलेंज नहीं कर सकती है, उनके अधिकारों पे संसद कानून बना के अंकुश लगा सकती है। इस चीज का ध्यान रखना है। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 33 में दिया गया, ठीक। अनुच्छेद 34 जो है उसमें देखिए, संसद मार्शल लॉ क्या होता है, ठीक है, जैसे अस्फा है, ठीक है, सैन्य कानून कहते हैं जैसे आपका, अगर आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, नागालैंड में मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है, और असम में अस्फा लगती रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे क्या जो अधिकार होते हैं ना, मौलिक अधिकार होते हैं, वो उन पे अंकुश लग जाता है, ठीक है। जैसे हमें आज़ादी है कहीं भी घूमने की, समूह बनाने की, ठीक है। तो मार्शल लॉ जब लगता है ऐसा नहीं हो सकता, आप 4 जनों से ज्यादा मिलकर नहीं घूम सकते, आपको क्या जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। आप फ्रीली कहीं नहीं घूम सकते, आप बैठकें नहीं कर सकते, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो वहां पर क्या है, देखो जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो अधिकार नहीं मिल रहे हमें, उनका हनन हो रहा है, पर वहां पर आप इसको कानून पे चैलेंज नहीं कर सकते,
ठीक है, जब मार्शल लॉ लगता है तो, ठीक है। मार्शल लॉ क्यों लगता है? आंतरिक जो क्या कहते हैं गतिरोध है, आंतरिक स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 35, संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है। जो 35वां है क्या कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो क्या है, जो मूल अधिकार हमें दिए गए उनके लिए कानून भी बना सकती है कुछ स्थितियों में, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। बट एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि जो क्या कहते हैं 1973 में केशवानंद भारती केस है, जो ये कानून बनाएगी ना, वो मूल संरचना जो हमारे मूल ढांचा है, ठीक है, संविधान का, उस मूल ढांचे के अंतर्गत ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसकी कानूनी समीक्षा की जाएगी, ठीक है, ये चीज है। अब देखो, जब आपातकाल लगता है ना, अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 जब लगता है, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, तो उससे मौलिक अधिकार हमारे निरस्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपको ये अभी क्या कहता है, सशस्त्र बल की बात की थी ना यहाँ पे हमने, कौन सा अस्फा लगी थी, अब 34वें की मार्शल लॉ की बात कर लो, तो वैसे ही जब इमरजेंसी लगती है तो जो हमारे मूल अधिकार है ना, हमारे मूल अधिकार वैसे ही नहीं रहते हैं, ठीक है, उनमें अंकुश लग जाता है। सिर्फ 2 मूल अधिकार हैं जो एज इट इज रहते हैं, एक अनुच्छेद 20 और दूसरा अनुच्छेद 21। इनको छोड़कर सारे मूल अधिकार निरस्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनके लिए हम कानूनी चैलेंज नहीं करते। अनुच्छेद 20 क्या था, ठीक है, जब आप दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो आपको 3 संरक्षण जो दिए गए हैं वो हैं। अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन की स्वतंत्रता, याद होगा, जीवन की स्वतंत्रता, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी निरस्त नहीं होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जब बात की थी कि जीवन की सुरक्षा के लिए क्या सरकार भी जिम्मेदार होती है, सरकार किस तरीके से जिम्मेदार होती है, थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, कि हमें एक अच्छे वातावरण की जरूरत होती है अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। तो क्या होता है कि पर आजकल क्या हुआ है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। और आप अगर स्टैट्स देखेंगे, जनगणना के स्टैट्स देखेंगे, तो हमारी जो 30 से 40% जनसंख्या है ना, वो क्रॉनिकल डिजीज से ग्रसित हो रही है। क्रॉनिकल डिजीज मतलब ये दमा, खांसी, छोटी मोटी बीमारियां नहीं, बड़ी बीमारियां, किडनी डिजीज, दमा, एस्थमा, ये सारी चीजें हो रही है। ये कैसे हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अब इतना बढ़ चुका है, देखो हर घर में एसी है सॉरी, फ्रिज है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें तो जो पर्यावरण को हार्म करती हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे हमारे वातावरण जो जैसा था ना वैसा नहीं रह पाता है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, वातावरण को ठीक बनाने के लिए एक एनजीटी, आपने सुना होगा नाम, 2010 से शुरू हुआ था, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे आपने इंसिडेंट सुना होगा कि हरियाणा में और क्या कहते हैं पंजाब में, ठीक है, पराली जलाने वाला सुना होगा, ठीक है, कि जब खेती करते हैं किसान तो उसके बाद जो उनका कचरा बचता है, सूखा कचरा कहते हैं जिसे, उसे वो क्या करते हैं, वहीं जला देते हैं, और जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है और वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। और वो पोल्यूशन कहाँ, दिल्ली में, नोएडा में आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा अंबार लग जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो एनजीटी है वो हर राज्यों के मुख्यमंत्री को बोलती है कि आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, ठीक है, ऐसी चीजें ना हो सकें, ठीक। ये चीज समझ में आए। 2 जो आपके अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये कभी भी निरस्त नहीं होते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रीय आपात लगता है, अनुच्छेद 352 के द्वारा जो राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद भी अनुच्छेद 20 और 21 निरस्त नहीं होते। अब कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इससे ना काफी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, फंसाने वाले, ठीक है, कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई इनमें से कौन से अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना। देखो सारे मूल अधिकार आप पढ़ चुके हैं, अब हमने बस ये देखना है कि कौन सी भारतीयों को प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को, और कौन से विदेशी प्लस भारतीयों दोनों को प्राप्त है। तो पहले हम पढ़ेंगे केवल भारतीयों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं।
तो पहला है इसमें अनुच्छेद 15, धर्म जाति लिंग के आधार पर विभेद से रोक। ठीक है। 16वां है आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता। 19वां है आपका बोलने की आजादी, या जिसे हम प्रेस की आजादी भी कहते हैं। 6 आर्टिकल थे इसमें। ठीक है, वो सारे के सारे। 29वां है आपका जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं, संरक्षण हेतु जो अधिकार हैं। 30वां अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु जो उनको संरक्षण के अधिकार दिए गए हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो कुल 5 ही हैं, 15, 16, 19, 29, 30। दोबारा 15, 16, 19, 29, 30। सिर्फ 5 ही ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, और बाकी देखो जो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है वो अधिकार कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो ये अधिकार विदेशियों को भी मिलता है और भारतीयों को भी मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद 20, जब किसी का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको 3 संरक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, वो तीनों के 3 इसमें इंक्लूड होंगे। अनुच्छेद 21, प्राण देहिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता कहते हैं या जीवन का अधिकार जिसे कहते हैं। 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा। 22वां, जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको जो 3 अधिकार दिए गए हैं, संरक्षण के अधिकार हैं, उनकी बात करता है। 23 और 24, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार थे, जिसमें 23 था मानव व्यापार, बाल श्रम, बधवा मजदूरी, इन सब में रोक। 24वां 10 कम कर देंगे, 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को कारखाने आदि में कार्य करने से रोक थी इसमें। फिर 25 से लेकर 28 तक का आपके क्या आ जाते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। इसमें धर्म को मानने की और आचरण इनकी स्वतंत्रता। 26 धार्मिक प्रबंधन यानी उसका मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता थी। 27वां धार्मिक संपोषित यानी धन दान जो कर वाली चीजें थी, ये इसमें होता है। फिर अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो देखो जो विदेशी और भारतीयों को जो प्राप्त है ना, वो अधिकार थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, 14 हो गया, 20, 21, 21 को 22, 23, 24, फिर 25, 26, 27, 28, तो ये काफी सारे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। तो इसको 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल आप सारे पढ़ चुके हैं, सब मौलिक अधिकार सारे पढ़ चुके हैं, बस आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। और इसको ऐसे ही लिख लेना, 1-2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि हाँ भाई विदेशियों को कौन कौन से प्राप्त हैं और भारतीयों को कौन से प्राप्त हैं। भारतीयों को तो बहुत आसानी से 5 ही है, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे जल्दी। इसको 1-2 बार आप लिखोगे तो ये भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और मैं एक काम करूंगा, इसमें दोनों पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, एक जो ये पूरी पीडीएफ बना रखी है मैंने नोट्स की, और दूसरा जो ट्रिक की है वो दोनों पीडीएफ बना दूंगा। और इसके बाद मैं इसी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना मौलिक अधिकारों के, वो लेके आऊंगा, तो प्लीज़ उसे भी जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। Please like and share and subscribe the channel, and also hit the bell icon.